वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस से है। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा है प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या चीजें एब्सेंट हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, जब जो उसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं, वहां पे क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बच्चों साइटोप्लाज्म की, तो प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया पड़ा है उस सारे एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में ये एरिया होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पड़ी है उस सारी स्पेस का नाम साइटोप्लाज्म है। लेकिन हमने मेनली यहाँ प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है। तो बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म की। ये एक विस्कस सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको हम नाम दे रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो कुछ इसके फीचर्स हैं, कुछ चीजें इसमें नहीं होती हैं, कुछ चीजें इसमें होती हैं। ये लाजमी आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें न्यूक्लाइड होता है, इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, जिनको हम कॉमनली इंक्लूजन बॉडीज भी समटाइम कह रहे होते हैं। तो बच्चों इसमें राइबोसोम्स कौन से पड़े होंगे, कहाँ पड़े होंगे? इसमें जो है राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, यानी फ्रीली पड़े होते हैं, पानी में डिसॉल्व होंगे, डिस्पर्स होंगे, या फिर ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। तो दो इनकी मेन कंडीशंस हैं, दो इनकी मेन फॉर्म्स हैं। सेल मेम्ब्रेन से या तो अटैच होंगे या फिर वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स पड़े होंगे। तो अगर हम बात करेंगे साइज की, तो राइबोसोम्स का जो साइज होता है वो प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर साइज के राइबोसोम होते हैं। ओवरऑल जो इनका साइज है वो 70s होता है। इनके दो सब यूनिट्स होते हैं फर्दर, एक लार्जर सब यूनिट 50s वाला है और स्मॉलर सब यूनिट 30s वाला है। जब दोनों सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो ओवरऑल जो साइज इसका बनता है वो 70s। बच्चों यहाँ पे एस क्या होता है? एस कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट को। जब हम सेल्स के ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं तो हम कोई भी टिश्यू एज अ सैंपल लेकर हम उस टिश्यू की सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करते हैं। सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड करके हम फिर उन तमाम ऑर्गेनेल्स के मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब हम एक हाई रेट में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसको हम घुमाएंगे, स्पिन करेंगे, तो घुमाने पर, स्पिन करने पर तमाम जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अपने डेंसिटी, वेट और साइज के एतबार से वो डिफरेंट लेयर्स बना देंगे। और कौन सा ऑर्गेनेली उस सेडिमेंटेशन करते वक्त या सेंट्रीफ्यूज करते वक्त कौन सा ऑर्गेनेली कितने टाइम में सेडिमेंट हो रहा है, वो टाइम एक्चुअल में उसका सेडिमेंटेशन रेट है। तो एस को वैसे हम स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, और ये यूनिट एक्चुअल में टाइम का यूनिट है कि कौन कौन सा ऑर्गेनेली किस टाइम में सेडिमेंट या लेयर बनाएगा ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इस बात का मीनिंग है। लेकिन ओवरऑल जो साइज है वो 80s होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 70s है। रीजन ये है कि जब दोनों सब यूनिट्स इकट्ठे कंबाइन होंगे तो उनका कुछ वॉल्यूम आपस में शेयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम की शेयरिंग की वजह से जो ओवरऑल इसका साइज है वो 80s की बजाय 70s हो रहा है। जब एक राइबोसोम इंडिविजुअली सेडिमेंट होगा तो उसका तो साइज मेंशन है 50s और 30s, लेकिन जब ओवरऑल एक राइबोसोम सेडिमेंट होगा तो उसके वॉल्यूम की शेयरिंग की वजह से जो उसका साइज है वो 80s की बजाय 70s बन रहा है। और राइबोसोम्स ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे होते हैं, और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। ये प्रोटीन की फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में बनते क्या है? राइबोसोम जो है वो न्यूक्लाइड के पेरिफेरल एरिया में असेंबल होते हैं। जहां न्यूक्लाइड पड़ा होगा, डीएनए पड़ा होगा या क्रोमेटिन पड़ा होगा प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, तो उसके जो पेरिफेरल एरियाज होंगे वहां पे इनकी असेंबली होगी। जबकि यूकैरियोट्स में यही जो असेंबली है राइबोसोम्स की, वो न्यूक्लियस के अंदर एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वहां पे ये काम चल रहा होगा। और इसके अलावा इसमें न्यूक्लाइड होता है। न्यूक्लाइड क्या चीज है? न्यूक्लाइड जो है साइटोप्लाज्म में इररेगुलर शेप्ड डेंस एरिया होता है, ठीक है। इसमें डीएनए पड़ा होता है, डीएनए इसमें सर्कुलर शेप में होता है। दो तरह के डीएनए को हम स्टडी करते हैं, सर्कुलर डीएनए और इसके अलावा लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए का मतलब है कि अगर डीएनए के एंड्स आपस में मिले हुए हैं तो वह सर्कुलर डीएनए। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई डीएनए सर्कल शेप में ऐसे होगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि डीएनए के जो एंड्स हैं वो ऑलमोस्ट इस तरह मिले होंगे। सपोज कर लें ये दो डीएनए के एंड्स हैं, अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें, मिला दें, तो अब इस डीएनए को हम नाम देंगे सर्कुलर डीएनए। अब ये जरूरी नहीं है कि उसकी शेप सर्कल हो। ये डीएनए देख रहे हैं आप कि एक इररेगुलर, एक क्रोमेटिन की फॉर्म में इररेगुलर शेप में पड़ा हुआ है, तो इसमें सर्कुलर डीएनए इस फॉर्म में इसको हम बोल रहे होते हैं। इस डीएनए के अंदर कोई पैकेजिंग नहीं होती, कोई क्वाइलिंग नहीं होती। रीजन ये है कि इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। इट हैज नो हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की एब्सेंस की वजह से इसमें पैकेजिंग एब्सेंट है। और ये जो डीएनए है न्यूक्लाइड में जो पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, ये इतना कम क्वांटिटी में है कि अगर ये ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाए तो वो क्रोमोसोम एक ही बनेगा।
लेकिन हिस्टोन वैसे नहीं है, तो हिस्टोन ना होने से क्रोमोसोम बनेगा नहीं। तो हम जनरली ये कह रहे होते हैं बैक्टीरिया के पास जो क्रोमेटिन पड़ा है वो क्रोमेटिन इतना है कि वो एक क्रोमोसोम बना सकता है। तो हम यही कहते हैं कि तमाम बैक्टीरिया हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम ही उनमें एक है, डीएनए की कॉपी ही उनमें एक है, दूसरी कॉपी उनके अंदर मिसिंग है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसके अलावा बच्चों इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पड़े हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये यूजफुल चीजें हैं सारी जो इसके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगी। कुछ वेस्ट कंपोनेंट्स भी यहाँ पे होते हैं, जैसे लैक्टेट है, एसीटेट है, अल्कोहल है, ये वेस्ट कंपोनेंट्स हैं, ये भी इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें एब्सेंट होती हैं। कौन सी चीजें एब्सेंट हैं ये आप नोट कीजिएगा। इस प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन नहीं होता, और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ये चीजें इसमें नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएनए की, तो न्यूक्लियोटाइड के अलावा कुछ एडिशनल डीएनए भी इसमें होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स जो हमारे पास हैं, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, जो कि एडिशनल डीएनए, यानी इसके क्रोमोसोम के अलावा, क्रोमेटिन के अलावा एडिशनल डीएनए यहाँ पड़ा हुआ है। ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, सब में नहीं होता। तो मैंने डिफाइन भी कर दिया, डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड यहाँ पे क्यों पड़ा है? नेचर ने प्लाज्मिड को यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की बॉडी में क्यों रखा? इसकी लॉजिक क्या थी? प्लाज्मिड्स का मेन फंक्शन ये होता है कि जब हम एंटीबॉडिक्स को यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो बैक्टीरिया अपने डिफेंस में कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है जो केमिकल्स एंटीबॉडिक्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो वो केमिकल्स एक्चुअल में प्लाज्मिड्स के पास वो स्पेशलाइज्ड जीन्स पड़े, जिन जीन्स के एक्सप्रेशन से वो केमिकल्स बनते हैं, और उन केमिकल्स के बनने से फाइनली वो जो एंटीबॉडिक्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो पाते हैं। और उन एंटीबॉडिक्स के न्यूट्रलाइज होने से ही हम कहते हैं कि जो एंटीबॉडिक रेजिस्टेंस है वो बिल्डअप होती है। तो एंटीबॉडिक रेजिस्टेंस बिल्ड हो सकती है, यानी बैक्टीरिया अपने डिफेंस में ये काम कर सकता है। यानी प्लाज्मिड बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है, हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी इम्यूनिटी के लिए काम कर रहा है, इसमें हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है। तो वैसे माइक्रोब्स के पास भी अपना एक डिफेंस सिस्टम होगा लाजमी, जिसके जरिए वो हार्मफुल चीजों के अगेंस्ट काम कर पाएंगे। तो प्लाज्मिड वही इसका इम्यून सिस्टम है, वही इसका डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में डालने के लिए हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज कर रहे होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। इंसुलिन सिंथेसिस की एक अच्छी एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं, होप्स हो के आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई टर्म, कोई क्वेश्चन आपका हो, कोई क्वेरी हो तो आप लाजमी कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह।